स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आपकी विज्ञान की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक विज्ञान की दुनिया कक्षा 5 के पाठ 9 से। पर्यावरण और ब्रह्मांड, चंद्रमा, ज्वार भाटा, छाया और ग्रहण। तो आज हम इस पाठ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आइए देखते हैं परिचय में। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। तो हम पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में, जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। मानव की अंतरिक्ष यात्रा तथा चंद्रमा पर विजय, चंद्रमा और ज्वार भाटा, छाया या प्रतिबिंब। तो बच्चों इनके नाम लिखिए। देखिए, ब्रह्मांड में एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, ये तो हम सभी को पता है कि कौन सा ग्रह है वो जिसमें कि जीवन पाया जाता है, वो है हमारी पृथ्वी। वे आकाशीय पिंड जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह। ठीक है, तो बच्चों अब पढ़ते हैं इस पाठ को। हमारे सौर परिवार में सूर्य तथा 8 ग्रह हैं। ठीक है बच्चों, ये ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। कुछ आकाशीय पिंड इन ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। हमारे सौरमंडल में कितने सूर्य है और 8 ग्रह हैं, और इसके चारों तरफ ये ग्रह किसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और कुछ आकाशीय पिंड जो हैं वो इन ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कहा जाता है उपग्रह। उपग्रह ग्रहों से छोटे होते हैं। कुछ ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह हैं। बृहस्पति जो सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है के 14 उपग्रह हैं। शनि, यूरेनस और नेपच्यून, जिसे वरुण भी कहते हैं, के क्रमशः 10, 5 और 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है। उपग्रहों में सूर्य के समान स्वयं का प्रकाश नहीं होता। ये सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकते हैं। जब ये परावर्तित प्रकाश अपने ग्रह पर पड़ता है तो इसे उपग्रह की रोशनी कहते हैं। अब उपग्रहों में सूर्य, जैसे सूर्य में अपनी रोशनी है, अपना प्रकाश है, उपग्रहों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। पृथ्वी का उपग्रह। अब हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है चंद्रमा। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा अन्य ग्रहों की अपेक्षा पृथ्वी के सबसे नजदीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करने में 27.5 दिन का समय लेता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी करीब 3,86,000 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास, अब देखिए पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है वो है 3,86,000 किलोमीटर, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है कितने दिन में? 27.5 दिन। चंद्रमा का व्यास 3,218 किलोमीटर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास के 1/4 से कुछ अधिक है। चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का लगभग 8वां भाग है। चंद्रमा पर वायु, पानी और कोई भी जीवित पदार्थ नहीं है। चंद्रमा की सतह बहुत उबड़ खाबड़ है। वहाँ पर ऊंचे पहाड़, गड्ढे और समतल मैदान हैं। चंद्रमा का जो सतह है वो एक जैसा नहीं है, बहुत उबड़ खाबड़ है। ज्ञानवर्धक तत्व। चंद्रमा का ताप परिसर दिन के समय 130 डिग्री से रात को लगभग 110 डिग्री के बीच होता है। मानव की अंतरिक्ष यात्रा तथा चंद्रमा पर विजय। अब हम पढ़ेंगे मानव की यात्रा, जो अंतरिक्ष की यात्रा की थी मानव ने और चंद्रमा पर कैसे विजय प्राप्त की।
पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत एक निश्चित स्थान पर समाप्त हो जाती है। यह स्थान ही अंतरिक्ष का आरंभिक स्थान होता है। अंतरिक्ष एक ऐसा स्थान है जहां न वायु और न प्रकाश है। यह एक शांत स्थान है जहां सभी ग्रह, तारे तथा पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा घूमता रहता है। ये सभी आकाशीय पिंड अंतरिक्ष में अपनी निश्चित कक्षा में परिभ्रमण करते हैं। अब देखिए, पृथ्वी जो हमारी है, उस जो वायुमंडल है हमारा, वायुमंडल के जो ऊपरी परत है सबसे, वो एक निश्चित स्थान पे जाके समाप्त हो जाती है, जो ऊपरी परत है। अब यहाँ से क्या आरंभ होता है? अंतरिक्ष। यहाँ से अंतरिक्ष आरंभ होता है और ये एक ऐसा स्थान है जहाँ न तो वायु है न ही कोई प्रकाश है, बहुत शांत स्थान होता है। वैज्ञानिक तथा खगोल शास्त्री आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले। खगोल शास्त्री कौन होते हैं? जो आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल से ही चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के विषय में उपयोगी जानकारियां एकत्र करने का प्रयत्न करते रहे हैं। प्रारंभ से ही इस कार्य के लिए दूरबीनों का प्रयोग किया जाता रहा है। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में जाने के लिए यान भी बनाए जो उपग्रह या अंतरिक्ष यान कहलाते हैं, और इन अंतरिक्ष में जाने के लिए कुछ यान भी बने हैं जिन्हें कि उपग्रह या अंतरिक्ष यान कहा जाता है। और ये जो खगोल शास्त्री हैं, वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री जो आकाशीय पिंडों का अध्ययन करते हैं, ये बहुत पहले से ही, प्राचीन काल से ही चंद्रमा तथा अन्य ग्रह के विषय में जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। सर्वप्रथम रूस के वैज्ञानिकों ने 4 अक्टूबर सन 1954 को पहला अंतरिक्ष यान या कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 छोड़ा था। यह अंतरिक्ष यान मानव रहित था, इसमें कोई मानव नहीं गया था इस अंतरिक्ष यान में। स्पुतनिक 1 के ठीक 1 माह बाद लाइका नामक सफ़ेद रंग की छोटी कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा गया। इसके पश्चात अंतरिक्ष में प्रथम मानव रूस के मेजर यूरी गैगरिन ने कदम रखा। देखिए, पहले तो मानव रहित गया अंतरिक्ष यान, फिर एक छोटी सी कुतिया को भेजा गया और उसके बाद अंतरिक्ष में कौन गया? पहला मानव जो गया वो थे रूस के मेजर यूरी गैगरिन, उन्होंने कदम रखा। इस प्रकार अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करने का सौभाग्य सर्वप्रथम मेजर यूरी गैगरिन को प्राप्त हुआ। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री भी रूस की ही वैलेंटीना टेरेस्कोवा थी। इस प्रकार रूस अंतरिक्ष युग का प्रारंभक बन गया। प्राचीन काल से ही चंद्रमा तथा इसकी गति का अध्ययन किया जाता रहा है। प्रारंभ में चंद्रमा को ठीक प्रकार से देखने के लिए वैज्ञानिकों ने दूरबीन का प्रयोग किया था। इस कार्य में सर्वप्रथम गैलीलियो गैलीली नामक वैज्ञानिक को सफलता मिली, जिन्होंने अपनी बनाई दूरबीन से चंद्रमा को साफ साफ देखा। अब अध्ययन तो बहुत प्राचीन काल से चल रहा था और वैज्ञानिक क्या प्रयोग करते थे? दूरबीन का प्रयोग करते थे चंद्रमा को देखने के लिए। और सर्वप्रथम इस कार्य को किसने किया? गैलीलियो गैलीली, जिन्होंने अपना ही एक दूरबीन बनाया और उससे उन्होंने चंद्रमा को साफ साफ देखा था। इसके पश्चात चंद्रमा के धरातल के चित्र लेने के लिए चंद्रमा पर अनेक मानव रहित अंतरिक्ष यान भेजे गए। चंद्रमा सौरमंडल का ऐसा प्रथम सदस्य था जिसकी सतह पर मनुष्य ने सर्वप्रथम कदम रखा था। 21 जुलाई सन 1969 को अमेरिका के निवासी नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखकर इतिहास बनाया। वे अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान में चंद्रमा पर पहुंचे थे। अब देखिए, 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के निवासी कौन कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा था। और वो किस में गए थे? अपोलो 2 नामक अंतरिक्ष यान में। अपोलो कार्यक्रम के दौरान कुल 12 अमेरिकियों ने चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी की थी।
ये चंद्रयात्री चंद्रमा से चट्टानों के लगभग 380 किलोग्राम भार के टुकड़े तथा मिट्टी के नमूने लाए थे। साथ ही उन्होंने चंद्रमा की सतह के चित्र भी एकत्रित किए। देखिए, चित्र भी लाए और वहाँ से उस चंद्रमा की मिट्टी और जो चट्टान थे वहाँ पे उसके टुकड़े भी लेके आए। नमूनों तथा चित्रों के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि चंद्रमा की आयु पृथ्वी के बराबर है तथा इसकी सतह ऊबड़ खाबड़ मतलब ऊंची नीची है। चंद्रमा की सतह पर ज्वालामुखी पर्वत, घाटियां तथा समतल काले मैदान हैं जो हमें पृथ्वी से काले धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। जो चंद्रमा में काले धब्बे दिखाई देते हैं हमें पृथ्वी से, वो हैं कुछ ज्वालामुखी, वहाँ के ज्वालामुखी पर्वत, घाटियाँ और समतल काले मैदान। इसकी सतह पर उपस्थित पर्वतों और गड्ढों की आकृतियाँ तथा गहराई अलग अलग हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्रमा की सतह पर उपस्थित गड्ढे अंतरिक्ष में घूमने वाली विशाल चट्टानों, जिन्हें उल्काओं कहते हैं, के चंद्रमा के धरातल से टकराने के कारण बने। चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है तथा इसका धरातल जीवन रहित है। चंद्रमा पर वायु नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन भी नहीं है। यहाँ न तो कोई प्राणी है और न ही कोई पेड़ पौधा। यहाँ पानी भी नहीं है, अतः बादल नहीं बनते। वायु की अनुपस्थिति के कारण हम यहाँ किसी भी प्रकार की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। वायु होगी तभी ध्वनि भी सुनाई देगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ध्वनि की तरंगें हमारे कानों तक वायु में ही गति करती हुई पहुँचती हैं। अतः चंद्रमा एक सुनसान तथा निर्जन स्थान है। यहाँ दिन के समय अत्यधिक गर्मी तथा रात के समय अत्यधिक ठंड होती है। तो ये था चंद्रमा का वर्णन। और ये देखिए, ये अंतरिक्ष यान चंद्रमा में गया था और बहुत सारे लोग यहाँ चंद्रमा की धरती पर कदम भी रख चुके हैं अमेरिका के। हमारी पृथ्वी के उपग्रह की आकृति गोल है, लेकिन इसका आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है, अर्थात इसका व्यास 3218 किलोमीटर से कुछ अधिक है। चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का लगभग 1/8 है। आकाशीय पिंडों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बल होता है। जो आकाशीय पिंड होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, उनमें आकर्षण बल होता है। सभी आकाशीय पिंड कौन से हैं? ये आकाशीय पिंड सूर्य, नक्षत्र, ग्रह तथा उपग्रह एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आकर्षित होते हैं। जब दो आकाशीय पिंड एक दूसरे के समीप आते हैं तब उनके बीच काफ़ी अधिक आकर्षण बल होता है। आप जानते होंगे कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कम है। इसी कारण यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 6 किलोग्राम है तो उसका भार चंद्रमा पर मात्र 1 किलोग्राम होगा। ये किस लिए? क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी का अधिक है और चंद्रमा का कम है, इसलिए वहाँ भार कम हो जाता है। आप चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा अधिक तेजी से दौड़ सकते हैं और अधिक ऊंचाई तक उछल सकते हैं। ये सभी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। अब पढ़ते हैं बच्चों चंद्रमा और ज्वार भाटा। पृथ्वी लगभग 3/4 महासागरों से ढकी हुई है। प्रतिदिन जहाँ महासागर भूमि से मिलते हैं वहाँ जल स्तर बढ़ता और घटता है। महासागरीय जल का इस लयबद्ध तरीके से ऊपर उठने और नीचे गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा में क्या होता है? महासागर का जो जल होता है वो एक लयबद्ध तरीके से ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, जल स्तर बढ़ता है और घटता है। सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पृथ्वी के जल को आकर्षित करने के कारण ज्वार आते हैं। चूँकि चंद्रमा सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी के ज़्यादा समीप है, अतः चंद्रमा की ओर वाले पृथ्वी के समुद्रों
और महासागरों का जल आकर्षित होकर ऊपर उठता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं, क्योंकि चंद्रमा नज़दीक है ज़्यादा पृथ्वी से। यही घटना पृथ्वी के विपरीत भाग पर भी होती है। दो उच्च ज्वारों के बीच में जल निम्न ज्वार का निर्माण करते हैं, क्योंकि जल उच्च ज्वार की ओर गतिमान होता है। प्रतिदिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण दो उच्च व दो निम्न ज्वार बनते हैं। जो पृथ्वी का घूर्णन होता है उससे दो उच्च ज्वार बनते हैं और दो निम्न ज्वार बनते हैं। महासागरों के ज्वार चंद्रमा की कलाओं के साथ बदलते रहते हैं। उच्च ज्वार का निर्माण अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होता है। तो उच्च ज्वार कब कब बनता है? अमावस्या और पूर्णिमा पे। देखिए ये पृथ्वी की कक्षा। अब यहाँ देखिए ये उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, दो उच्च ज्वार दो निम्न ज्वार। ये अमावस्या है स्थिति 1 और ये है पूर्णिमा। प्रथम अर्ध चंद्रमा, अंतिम अर्ध चंद्रमा। अब पढ़ते हैं बच्चों छाया या प्रतिबिंब क्या होता है। आप जानते हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। जब कोई पदार्थ प्रकाश के पथ के बीच में आ जाता है तो उस पदार्थ की छाया बन जाती है। छाया की बनावट वस्तु की बनावट के समान होती है, इसलिए कई बार तो हम वस्तु की छाया देखकर ही वस्तु के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए जो प्रकाश है वो कैसे चलता है? सीधी रेखा में जाती है प्रकाश, और उसके बीच में अगर कुछ भी आ जाता है, कोई वस्तु या कोई पदार्थ आ जाता है तो उसकी क्या बन जाती है? छाया बन जाती है। और कभी कभी हम क्या करते हैं, छाया को देख के ही हमें पता चल जाता है कि वस्तु कैसा है। क्या सभी वस्तुओं की छाया बनती है? आइए देखें। सामग्री। अब हमें किस तरह से पता चलेगा कि क्या सभी वस्तु की छाया बनती है या नहीं? एक टॉर्च लेना है, एक लकड़ी का टुकड़ा तथा एक कांच का टुकड़ा। प्रयोग विधि। कैसे क्या करना है? किसी अंधेरे बंद कमरे में दीवार से थोड़ी दूरी पर टॉर्च जलाकर रख दीजिए। अब चित्रानुसार टॉर्च तथा दीवार के बीच बारी बारी से लकड़ी, कागज एवं कांच के टुकड़े रखिए। आप क्या देखते हैं? देखिए अब ऐसे टॉर्च को रखना है दीवार से कुछ दूरी पर, और क्या करना है? बीच में बारी बारी से कभी लकड़ी का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा या कागज का टुकड़ा रखना है। अब परिणाम क्या होगा? लकड़ी के टुकड़े की गहरी छाया बनती है, कागज के टुकड़े की हल्की छाया बनती है तथा कांच के टुकड़े की छाया नहीं बनती। निष्कर्ष, सभी पदार्थों की छाया नहीं बनती। तो इससे हमें क्या पता चला कि सभी पदार्थों की छाया नहीं बनती है, कुछ पदार्थों की छाया बनती है। अतः हमने जाना कि कुछ वस्तुओं की छाया बनती है तथा कुछ वस्तुओं की छाया नहीं बनती। इस आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। पारदर्शी वस्तुएं, अब जिनकी छाया बनती है और जिनकी नहीं बनती, इनके आधार पर 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। पहला है पारदर्शी वस्तुएं। प्रकाश जिन पदार्थों के आर पार चला जाता है उन्हें पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे कांच, वायु, पानी, पतला प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थ हैं। इससे क्या होता है? प्रकाश जो है वो इनके आर पार चला जाता है। पारदर्शी पदार्थों से बनी वस्तुओं को पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अगला है अपारदर्शी वस्तुएं। प्रकाश जिन पदार्थों के आर पार नहीं जा सकता उन्हें अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, टिन, मिट्टी आदि अपारदर्शी पदार्थ हैं। अब इनमें से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता। इसके अपारदर्शी पदार्थों से बनी वस्तुओं को अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अल्प पारदर्शी वस्तुएं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार प्रकाश का कुछ भाग ही जा पाता है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। ऐसे पदार्थों को अल्प पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब क्या होता है बच्चों, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार प्रकाश थोड़ा बहुत जाता है, पूरा नहीं जा पाता, थोड़ा ही जा पाता है।
तो इन्हें कहते हैं अल्प पारदर्शी पदार्थ। तेल अथवा चिकनाई लगा कागज, पतला कपड़ा आदि अल्प पारदर्शी पदार्थ हैं। इन पदार्थों से बनी वस्तुओं को अल्प पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। छाया के गुण। अब ये जो छाया बनती है इसके क्या गुण हैं? छाया के गुण। छाया के निम्नलिखित गुण होते हैं। छाया केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही बनती है। प्रयोग विधि। अब देखिए कि छाया केवल प्रकाश के ही उपस्थिति में बनती है, ये हमें कैसे पता चलेगा? एक प्रयोग करके देखते हैं। एक टॉर्च, एक रबड़ की गेंद, एक पिन व एक डोरी लीजिए। गेंद में पिन लगाकर उसमें डोरी बांधिए। गेंद में पिन लगाइए और उसमें डोरी बांध दीजिए। गेंद को दीवार से थोड़ी दूरी पर लटका दीजिए। गेंद को लटकाना है दीवार से थोड़ी दूरी पर। अब कमरे में अंधेरा कर लीजिए। टॉर्च जलाकर उसे गेंद से थोड़ी दूरी पर रखिए। आपको दीवार पर गेंद की छाया दिखाई देगी। अब टॉर्च बंद कर दीजिए। आप देखेंगे कि टॉर्च बंद करते ही गेंद की छाया दीवार से गायब हो जाती है। तो क्या करना है? गेंद पे एक पिन लगाना है, उस पर डोरी बांधनी है और उस डोरी को लटका देना है और उससे थोड़ी ही दूरी पर टॉर्च जलाकर रख देना है। तो जब आप उस टॉर्च को जलाएंगे तो आप देखेंगे कि दीवार पर उस गेंद की छाया है और जैसे ही टॉर्च बंद होती है, अंधेरा होता है, दीवार से छाया गायब हो जाती है। आपने भी अनुभव किया होगा कि आपको पेड़, खंभों, मकानों आदि की छाया केवल दिन में ही दिखाई देती है, रात में नहीं। दिन में सूर्य के प्रकाश में विभिन्न वस्तुओं की छाया बनती है। अब प्रकाश जितना तीव्र होता है, छाया उतनी ही गहरी या काली बनती है, जितना ज़्यादा प्रकाश होता है। उपयुक्त प्रयोग के अनुसार टॉर्च जलाकर गेंद की छाया का प्रेक्षण कीजिए। अब टॉर्च के स्थान पर एक पतली मोमबत्ती जलाकर गेंद के सामने रखिए। आप देखेंगे कि गेंद की छाया पहले की अपेक्षाकृत बहुत हल्की या धुंधली बनती है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? जो प्रकाश का माध्यम था उसको हल्का कर दिया। पहले तो टॉर्च की लाइट बहुत तेज थी तो इसलिए गहरी छाया बनी थी गेंद की, लेकिन जैसे ही मोमबत्ती जलाई, पतली मोमबत्ती, उससे प्रकाश कम गया और उसके कारण वो जो गेंद की छाया थी वो धुंधली बनी या हल्की बनी। आपने अनुभव किया होगा कि सुबह अथवा शाम की अपेक्षा दोपहर में वस्तुओं की छाया अधिक गहरी बनती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोपहर में सूर्य का प्रकाश सुबह एवं शाम के अपेक्षाकृत अधिक तीव्र होता है। वस्तुओं का आकार बढ़ने पर छाया का आकार भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे वस्तुओं का आकार बढ़ता है, छाया भी बढ़ती जाती है। उपयुक्त प्रयोग की भांति टॉर्च जलाकर गेंद की छाया का प्रेक्षण कीजिए। अब एक पेंसिल लीजिए। छाया के किनारों पर पेंसिल चलाते हुए दीवार पर छाया का आकार बना लीजिए। अब गेंद से पिन अलग कर लीजिए। इस पिन में पहले की अपेक्षा बड़ी गेंद लगाइए। ध्यान रहे कि गेंद की स्थिति आगे पीछे न होने पाए। अब टॉर्च जलाकर पुनः पेंसिल द्वारा नई छाया का आकार लीजिए। कमरे में प्रकाश करके दोनों छायाओं के आकारों का प्रेक्षण कीजिए। देखिए, पहले जो गेंद लगाई थी, अब वो पिन हटाकर उस गेंद को बड़ी गेंद ले लीजिए, उससे भी बड़ी गेंद लीजिए और फिर से वो छाया देखिए तो आपको दिखाई देगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। पहले छोटी गेंद थी तो छाया कम थी, बड़ी गेंद लगाई तो छाया बड़ी हो गई। आप देखेंगे कि बड़ी गेंद की छाया छोटी गेंद की अपेक्षाकृत बड़े आकार की बनती है। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश। स्रोत वस्तु से जितना दूर होगा, छाया उतनी ही छोटी बनेगी। उपयुक्त प्रयोग की भांति टॉर्च जलाकर गेंद की छाया को देखिए। अब टॉर्च को धीरे धीरे गेंद के समीप ले जाइए। आप देखेंगे कि टॉर्च के पास आने पर गेंद की छाया का आकार बड़ा होने लगता है। टॉर्च को गेंद से दूर ले जाने पर छाया का आकार छोटा होने लगता है। तो इससे क्या पता चलता है कि
जो स्रोत है, प्रकाश का जो स्रोत है, वो अगर वस्तु के करीब जाएगा, पास जाएगा, तो वो छाया जो है वो बड़ी हो जाएगी, और जैसे जैसे वो स्रोत दूर होता जाएगा वो छाया छोटी होती जाएगी। छाया सदैव प्रकाश स्रोत की विपरीत दिशा में बनती है। प्रकाश स्रोत जहाँ से आता है उसकी विपरीत दिशा में छाया बनती है। रात के समय किसी सड़क के किनारे लगी स्ट्रीट लाइट के पास जाइए। स्ट्रीट लाइट की ओर मुंह करके उससे थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाइए। आप देखेंगे कि आपकी छाया आपके पीछे बन रही है। अब स्ट्रीट लाइट की ओर चलना प्रारंभ कीजिए। आप देखेंगे कि जब आप स्ट्रीट लाइट के एकदम नीचे आ जाते हैं तो आपकी छाया आपके नीचे आ जाती है। ठीक है बच्चों, करके देखिएगा ये चीज़। जब आप स्ट्रीट लाइट को पार कर जाते हैं तब आपकी छाया आपके सामने बनने लगती है। देखिए, जब तक आप उस स्ट्रीट लाइट के सामने थे, ठीक है, तो आपकी छाया आपके पीछे बन रही थी। आप पास चले गए, जैसे स्ट्रीट लाइट के नीचे आ गए तो आपकी छाया आपके नीचे आ गई, और जब आप स्ट्रीट लाइट से आगे चले जाते हैं, पार कर जाते हैं स्ट्रीट लाइट को, तो आपकी छाया आपके आगे बनने लगती है। इस तथ्य को निम्नलिखित विधि से भी समझा जा सकता है। किसी खुले मैदान में एक छड़ी गाड़ दीजिए। ठीक है, खुले मैदान में एक छड़ी गाड़ दीजिए। अब प्रातः काल, दोपहर एवं शाम के समय इस छड़ी की छाया को देखिए। आप देखेंगे कि सूर्योदय के समय जब सूर्य पूरब दिशा में होता है तब छाया पश्चिम दिशा में बनती है, उसके उल्टे दिशा में। सूर्यास्त के समय जब सूर्य पश्चिम दिशा में होता है तब छाया पूरब दिशा की ओर बनती है। दिन भर में छाया की लंबाई छोटी व बड़ी होती रहती है। ऐसा सूर्य की पृथ्वी से पारस्परिक दूरी में अंतर होते रहने के कारण होता है। ठीक है बच्चों, देखिए ये स्ट्रीट लाइट के पास जब आप खड़े हुए, देखिए आपकी छाया आपके नीचे आ गई, बिल्कुल स्ट्रीट लाइट के नीचे, और आप स्ट्रीट लाइट से इधर हैं तो आपकी छाया पीछे है। जैसे ही स्ट्रीट लाइट को पार कर गए आपकी छाया आगे बनने लगी। अब हम पढ़ेंगे ग्रहण के बारे में। आप सभी ने सुना होगा ग्रहण। ग्रहणों के निर्माण में चंद्रमा मुख्य भूमिका निभाता है। सबसे मुख्य भूमिका किसकी होती है? चंद्रमा की। जब प्रकाश एक अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो उसकी छाया बनती है। पृथ्वी और चंद्रमा भी अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी और चंद्रमा पर पड़ती हैं तो इनकी छाया बनती है। ग्रहण के समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा क्या है? एक अपारदर्शी वस्तु है, और जब सूर्य की किरणें पृथ्वी और चंद्रमा पर पड़ती हैं तो इनकी क्या बनती है? छाया बनती है। लेकिन जब ये सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीध में आ जाते हैं तो ग्रहण होता है। तो आइए पढ़ें अब सूर्य ग्रहण क्या होता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो एक समय ऐसा आता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य में होता है। इस स्थिति में चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वीवासियों को कुछ समय के लिए सूर्य दिखाई नहीं देता है। इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। देखिए, चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो अब एक समय पे चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, और ये चंद्रमा, इस स्थिति में क्या होता है? चंद्रमा की जो परछाई है वो पृथ्वी पर पड़ती है तो हमें कुछ समय के लिए सूर्य दिखाई नहीं देता है। इस स्थिति को कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य के केवल एक भाग को ढक देता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसलिए सूर्य के ग्रास को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह स्थिति अमावस्या को बनती है। जब सूर्य का ग्रास हो जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है, और आंशिक कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य के केवल एक भाग को ढकता है। ये देखिए, यह है सूर्य ग्रहण की स्थिति। अब पढ़ते हैं हम चंद्र ग्रहण। दूसरे समय पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आती है।
अब पृथ्वी आ गई सूर्य और चंद्रमा के मध्य। इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य से चंद्रमा की ओर जाने वाले प्रकाश को रोक लेती है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया से ढक जाता है। तब पृथ्वीवासी चंद्रमा को बिल्कुल भी नहीं देख पाते। इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है तो उसे कहा जाता है पूर्ण चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी द्वारा चंद्रमा को आंशिक रूप से ढक लिया जाता है तो इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को ही पड़ता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या को और चंद्रमा पूर्णिमा को। देखिए, यह है चंद्र ग्रहण की स्थिति। अब बच्चों कुछ स्मरणीय तथ्य। हमारे सौर परिवार में सूर्य तथा 8 ग्रह हैं। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूर्ण करने में 27.5 दिन का समय लगता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। मेजर यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में कदम रखने वाले प्रथम मानव थे। 21 जुलाई सन 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा। चंद्रमा पर न वायु है न जल है, अतः यहाँ जीवन नहीं है। प्रारंभ में चंद्रमा को ठीक प्रकार से देखने के लिए वैज्ञानिकों ने दूरबीन का प्रयोग किया था। चंद्रमा का व्यास 3,218 किलोमीटर है। जब कोई वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तब परछाई बनती है। जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण पड़ता है। जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। अब देखते हैं आपने क्या सीखा। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। हमारे सौर परिवार में सूर्य तथा ग्रह हैं 9, 10, 12। सूर्य तथा 8 ग्रह हैं हमारे सौर परिवार में, ठीक है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितने किलोमीटर है? 2,80,000, 3,84,000, 4,87,000, 3,84,400। चंद्रमा का व्यास किलोमीटर है 3,218 किलोमीटर, 4,237 किलोमीटर, 4,240 किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास है 3,218 किलोमीटर। प्रकाश जितना तीव्र होता है छाया उतनी ही बनती है। गहरी, हल्की, धुंधली उतनी ही गहरी बनती है। ग्रहण के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है चंद्रमा, सूर्य, प्रकाश। चंद्रमा। किसके ग्रास को सूर्य ग्रहण कहा जाता है? चंद्रमा के, पृथ्वी के, सूर्य के? सूर्य के, ठीक है। चलिए आगे चले। सही शब्द पर गोला बनाइए। हमारे सौर परिवार में 8 या 10 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं, हमें गोला बनाना है। मंगल या बृहस्पति के 2 उपग्रह हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं। चंद्रमा का व्यास 3,210 या 3,218 किलोमीटर है। 3,218 किलोमीटर। चंद्रमा की सतह समतल या उबड़ खाबड़ है? उबड़ खाबड़ है। हमारी पृथ्वी के उपग्रह की आकृति गोल या त्रिकोण है? गोल है। उचित मिलान कीजिए। पारदर्शी वस्तुओं की छाया कैसी होती है? पारदर्शी वस्तुओं की छाया नहीं बनती, तो इससे हम मिलान करते हैं। बुध तथा शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। प्रथम चंद्र यात्री कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एल्ड्रिन। अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनती है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को पड़ता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या है। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। अंतरिक्ष पर वायु तथा प्रकाश दोनों हैं। नहीं, गलत। ग्रहण के निर्माण में
चंद्रमा मुख्य भूमिका निभाता है। सही। दिन के विभिन्न समय पर किसी वस्तु की छाया स्थिर रहती है। गलत। सूर्य ग्रहण की स्थिति अमावस्या को बनती है। सही। चंद्रमा पूर्णिमा को ही होता है। सॉरी, रिपीटिंग। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही होता है। सही। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चंद्रमा का भार पृथ्वी के भार का लगभग कितना भाग है? 1/4 भाग है। 1/4। उपग्रहों में सूर्य के समान स्वयं का नहीं होता है। क्या नहीं होता है? स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। पारदर्शी वस्तु है। अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था, क्या है पारदर्शी वस्तु? कांच। कांच जो है वो पारदर्शी वस्तु है। छाया सदैव वस्तुओं की बनती है। कैसे वस्तुओं की बनती है? ठोस वस्तुओं की छाया बनती है। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों अभी आपने पाठ पढ़ा, तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे। आइए प्रश्नों को पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी का उपग्रह क्या कहलाता है? आपको याद होगा, चंद्रमा। मानव ने चंद्रमा पर प्रथम कदम कब रखा? चंद्रमा की सतह तथा वातावरण कैसा है? गुरुत्वाकर्षण बल से आप क्या समझते हैं? इसका महत्व समझाइए। ज्वार भाटा के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका क्या कारण होता है? परछाई कैसे बनती है? स्पष्ट कीजिए। अभी हमने कितने सारे प्रयोग करके देखे परछाई के लिए। चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है? प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। सूर्य ग्रहण होने का क्या कारण है? चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। अभी आपने चंद्र ग्रहण भी पढ़ा, सूर्य ग्रहण भी पढ़ा, दोनों के चित्र भी बने हुए हैं। तो फिर से एक बार पाठ को पढ़िएगा और समझ के इन सब प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। तो बच्चों यही समाप्त होता है आपका विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भी, और आशा करती हूँ कि आपको सभी पाठ अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार फिर से पाठ को अच्छे से सभी पाठों को पढ़िएगा और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आभार।